ये बेटा जी ये है शुक्राणु की संरचना इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये अभी शुक्राणु की संरचना जो है ये आपके पास आ जाएगी, अभी मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, इसको समझाना है शुक्राणु की संरचना को, ठीक है। तो बेटा जी ये जो शुक्राणु की संरचना जो होती है, जो एक हमारा कौन है, नर युग्मक है। अब इस संरचना को हमें पढ़ना है, इसको समझना है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है वो बोर्ड में उठते हैं कि शुक्राणु की संरचना को समझाइए। तो बेटा ये वापस से एक और शुक्राणु की संरचना, देखिए यहां पर जो लेबलिंग थी वो इंग्लिश में भी है और यहां पर जो लेबलिंग है वो हिंदी में भी है, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें लिखी हुई हैं यहां पर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आइए बात करते हैं किसकी, शुक्राणु की संरचना की। देखिए सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना बेटा जी यहां पर ये कि शुक्राणु जो होते हैं, ध्यान से सुनना, शुक्राणु जो होते हैं वो एक नर युग्मक है, अगुणित है, ठीक है। और ये संरचना जो है वो 4 भाग से बनी हुई है। कितने भागों से बनी हुई है, 4 भागों से बनी होती है, ठीक है। कितने भागों से बनी होती है, 4 भागों से। अब 4 भाग कौन कौन से, सबसे पहला देखिएगा ये वाला भाग जिसे हमने क्या बोल रखा है, शीर्ष। अभी बनाऊंगा, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं। ये वाला भाग जो है ये क्या कहला रहा है, शीर्ष, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा पतला सा भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा। पहला शीर्ष, दूसरा ग्रीवा। फिर ये वाला भाग, ग्रीवा के नीचे ये वाला भाग जो है इसे हम बोलते हैं बेटा जी मध्यखंड, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था। और मध्यखंड के बाद ये पूरा लंबी सी ये जो तंतुमय संरचना है, पूंछ, इसको हम बोलते हैं पूंछ, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा जी यहां पर 4 भाग हैं किसके, शुक्राणु के। कौन कौन सा, शीर्ष, ग्रीवा, ठीक है, मध्यखंड और पूंछ। ये हमारे 4 भाग होते हैं किसके, शुक्राणु की संरचना में। अब हमें ये चारों भाग देखने, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए शुक्राणु की अगर हम संरचना देखते हैं तो सबसे पहला भाग जो होता है आगे की तरफ, ये वाला इतना सा भाग क्या कहला रहा है बेटा जी, हमारा शीर्ष कहला रहा है। एक एक करके बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। अब इस शीर्ष में ध्यान से सुनना, सबसे पहले शीर्ष में क्या मिलता है, ठीक है। तो शीर्ष में बेटा जी मिलता है अगुणित केंद्रक। क्या बोला हमने, इस शीर्ष में 2 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला क्या, अगुणित केंद्रक मिलता है, यानी इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं किसमें, हमारे इस केंद्रक में। याद करिए पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये शुक्राणु जिन कोशिकाओं से बनाया गया था वो द्विगुणित थी, जिनमें 46 गुणसूत्र थे, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई थी, तो कितने रह जाएंगे, 23 ऐसे अगुणित गुणसूत्र वाला केंद्रक यहां पर मिल रहा है किसमें, शुक्राणु के शीर्ष भाग में, ये, ठीक है। पहला बिंदु बहुत सिंपल, ठीक है। और क्या मिल रहा है, ध्यान से सुनना, इस केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा, एक टोपीनुमा एक संरचना मिल रही है। किसके ऊपर, केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना मिल रही है। और ये जो संरचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, ध्यान से सुनना। ये जो संरचना जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, अग्रपिंडक या अग्रपिंड या एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्रोसोम बोल दीजिए या अग्रपिंड बोल दीजिए। अब आप बोलेंगे ये क्या है, बता रहा हूं, पहले सुनो। तो शीर्ष में एक तो अगुणित केंद्रक हो गया और एक टोपीनुमा संरचना मिल रही है, और इस संरचना को हमने नाम दिया है क्या, अग्रपिंड
या एक्रोसोम। ठीक है, अब बेटा ये एक्रोसोम है क्या, समझते हैं बेटा जी। इस चीज को समझने के लिए ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। क्या आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने 11th क्लास ढंग से पढ़ी है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, 11th क्लास अगर ढंग से पढ़ी है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। क्या याद करिए, 11th क्लास में हमारा एक चैप्टर था कोशिका, जीवन की इकाई था। वहां पर दो कोशिकांग अगर आपको याद आ रहे हो, दो कोशिकांग, एक का नाम था गोल्जिकाय, याद आ रहा है, और दूसरा था लाइसोसोम। जिनको ये नाम याद आ रहे हैं, अभी सिर्फ इतना सा ये नाम याद आ रहे हैं, ये नाम याद है, कुछ पढ़े थे, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा तो बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। अगर याद आ गया, ये नाम याद आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए गोल्जिकाय जो होता है ना, गोल्जिकाय, यही गोल्जिकाय आगे चलकर एक कोशिका में बनाता है, निर्माण करता है, किसका? लाइसोसोम का। तो आपसे कोई पूछे लाइसोसोम का निर्माण एक कोशिका में कौन करता है? गोल्जिकाय करता है। इतनी सी बात समझ में कि लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जिकाय बनाता है। अब साहब ये लाइसोसोम क्या होते हैं? आपको याद आ रहा है लाइसोसोम? याद आ रहा है? कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, एक कोशिका जो होती है, ठीक है, उस कोशिका को खुद को मारने के लिए किसी एक अंग की जरूरत होती है, उसका नाम था क्या? लाइसोसोम। याद आ रहा है? आत्महत्या की थैली, वर्ड याद आ रहा है? आत्महत्या, आत्महत्या की जो थैली जो थी वो कौन थी? सोचिए, जल्दी से सोचिए, यही लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आत्महत्या की थैली। कितने बच्चों को याद आ रहा है इसे हम आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस लाइसोसोम में भरे होते हैं क्या? पाचक एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो पाचन करेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आत्महत्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे एंजाइम, पाचक एंजाइम भरे होते हैं किसमें? लाइसोसोम में। ठीक है, अब जरा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको याद आ रहा है क्या कि लाइसोसोम जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर होते हैं पाचक एंजाइम। जरा सोचिए, ये 4 कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, चलो 6 दिखा देता हूं, चलो 9 दिखा देता हूं। इन 9 कोशिकाओं में ये जो बीच वाली कोशिका जो है, ये ढंग से कार्य नहीं कर रही है, ये ढंग से कार्य नहीं कर रही है। तो जरा सोचिए, कार्य ढंग से नहीं कर रही है, इसके अंदर के जो कोशिकांग है वो ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जगह तो घेर रखी है ना इस कोशिका ने। तो जरा सोचिए, इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? क्या इस कोशिका को यहां रहना चाहिए या नई कोशिका आनी चाहिए यहां पर? आप बोलेंगे सर नई कोशिका आनी चाहिए। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? इस कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं, कौन है? लाइसोसोम जो हैं वो फट जाएंगे, और उन लाइसोसोम के अंदर पाचक जो एंजाइम है वो यहां पर इस कोशिका के अंदर पाचन कर देंगे, इस कोशिका के अंदर सारी चीजों को खत्म कर देंगे, जिससे ये कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इस कारण हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली या पाचक एंजाइम से बनी हुई कौन? लाइसोसोम्स। ठीक है, चलें आगे। अब आप बोलेंगे ये क्यों बताया, किस लिए बताया? जरा ध्यान से सुनना, सोच समझकर मुझे बताना, अगर याद आ रहा हो। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, ये शुक्राणु जो होता है ये एक कोशिका से बनाया जाता है जिसका नाम था शुक्राणु प्रसु। याद आ रहा है? ये जो शुक्राणु जो है बेटा जी, ये किस कोशिका से बनाया गया था? शुक्राणु प्रसु कोशिका से बनाया गया था। याद आ रहा है? शुक्राणु प्रसु कोशिका याद आ रही है? आपने इस शुक्राणु प्रसु कोशिका में केवल संरचनात्मक परिवर्तन किए थे या नहीं किए थे? किए थे ना। तो मैंने इस शुक्राणु प्रसु कोशिका, जिसमें ये केंद्रक है, अगुणित है, इसके आसपास अंतःप्राय द्रव्य जाली का अगर नाम याद आ रहा हो, गोल्जिकाय होता है। कौन होता है? गोल्जिकाय। और ये गोल्जिकाय आगे चलकर क्या बनाता है? लाइसोसोम
लाइसोसोम बनाता है। क्या बनाता है? लाइसोसोम बनाता है। उन लाइसोसोम में होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब सिर्फ इतना सा बिंदु याद रखना, जब ये शुक्राणु प्रसु इसमें बदलेगी, कौन? ये शुक्राणु प्रसु कोशिका में जब संरचना में चेंज आएगा, जब ये इसमें बदलेगी, तो इस शुक्राणु प्रसु कोशिका का ये जो लाइसोसोम था ना, ये लाइसोसोम यहां इस शुक्राणु में आगे आकर एकत्रित हो जाता है, आगे आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हमने बोला है अग्रपिंडक एक्रोसोम। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ और सोचो, एक्रोसोम इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक। इसको हमने एक्रोसोम या अग्रपिंडक क्यों बोला? क्योंकि अग्र का मतलब होता है आगे और पिंड का मतलब एक समूह, यानी एक समूह मिल रहा है किसका? पाचक एंजाइमों का, लाइसोसोम का, जो कहां मिल रहा था? अग्र रूप से मिल रहा था, इसलिए क्या नाम पड़ा? अग्रपिंडक। इंग्लिश में बोलते हैं एक्रो। एक्रो का मतलब आगे की तरफ, और सोम मतलब एक संरचना है जहां पर पाचन एंजाइम भरे पड़े हैं। तो याद रखना, अग्रपिंडक एक्रोसोम क्या है? एक प्रकार का, याद रखना, ये एक प्रकार का लाइसोसोम है। अग्रपिंडक एक्रोसोम एक प्रकार के क्या है? लाइसोसोम है, जिनका निर्माण किसने किया था? गोल्जी काय ने किया था। अब थोड़ा सा सोचिए, इन अग्रपिंडक, इन एक्रोसोम में क्या भरा पड़ा है? सोचिए, इनके अंदर भरे पड़े हैं क्या? पाचक एंजाइम भरे पड़े हैं। अब आप बोलेंगे सर, इन पाचक एंजाइमों की आवश्यकता कहां पड़ेगी? क्या करेंगे हम इस एक्रोसोम की आवश्यकता किस चीज में पड़ेगी? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब एक अंडाणु के पास आता है कौन? शुक्राणु। ये अंडाणु है, इसके पास कौन आया? शुक्राणु। ठीक है, तो अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु यानी मादा युग्मक जो होता है, उस मादा युग्मक में झिल्लियां मिलती हैं, जो हम बाद में बात करेंगे। कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ये कुछ नाम आएंगे, ध्यान से सुनना। अभी शायद ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक अंडाणु है, मादा युग्मक है। इस युग्मक के बाहर मिल रही हैं झिल्लियां, लेयर्स मिल रही हैं, जिसमें से 2 लेयर के नाम मैंने आपको बताया, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। ये कुछ झिल्लियां हैं। अब जब शुक्राणु आएगा, तो शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक है ना, उस केंद्रक को अंदर जाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जरा सोचिए, इस शुक्राणु को, अंडाणु की झिल्लियों को तोड़ना पड़ेगा, उसमें छेद करना पड़ेगा, उन झिल्लियों का पाचन करना पड़ेगा, इस जगह से करना पड़ेगा ना। ये झिल्लियां टूटेंगी, इनमें छेद होएगा, छेद होने से तभी तो अंदर का केंद्रक अंडाणु में आएगा या नहीं आएगा, तभी तो क्या होएगा? निषेचन होगा या नहीं होगा। तो बाबू जरा सोचो, निषेचन अगर कराना है, शुक्राणु के केंद्रक को अंडाणु के केंद्रक में अगर भेजना है, तो अंडाणु की जो झिल्लियां हैं उनमें करना पड़ेगा छेद, और वो छेद करने के लिए पाचन की जरूरत पड़ेगी, और वो पाचन कराने के लिए एंजाइमों की जरूरत पड़ेगी। कहां पर मिलेंगे वो पाचनीय एंजाइम? तो भैया वो पाचन एंजाइम जो होंगे वो मिल रहे हैं इस शुक्राणु के शीर्ष भाग में, किसमें? एक्रोसोम में। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे एक्रोसोम में मिलने वाले पाचनीय एंजाइम अभिक्रिया दर्शाते हैं, रिएक्शंस दर्शाते हैं। कब? जब होता है निषेचन, उस एक्रोसोम के एंजाइम अंडाणु की झिल्लियों को भेदते हैं ताकि निषेचन हो जाए। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं था? तो ये सिंपल सा था बेटा हमारा, शीर्ष याद रखना है। वापस से जल्दी से रिपीट कर देता हूं, शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या मिल रहा है? ध्यान से सुनना, शुक्राणु के शीर्ष भाग में मिल रहा है अगुणित केंद्रक, और उसके आगे एक टोपी नुमा संरचना जो कहला रही है एक्रोसोम या अग्रपिंड, जो एक प्रकार का क्या है? लाइसोसोम है, जिसका निर्माण किसने किया? गोल्जी काय ने किया, जिसके अंदर भरे पड़े हैं क्या? पाचनीय एंजाइम। ये पाचनीय एंजाइम सहायता करेंगे, ये पाचक एंजाइम सहायता करेंगे किसमें? निषेचन में। जब अंडाणु का भेदन होएगा किसके द्वारा? शुक्राणु के द्वारा। तो ये एंजाइम जो यहां भरे पड़े हैं क्या करेंगे बेटा? पाचन करेंगे, अंडाणु की झिल्लियों में छेद करेंगे। सिंपल सा था ये हमारा क्या? शीर्ष।
चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, अब आगे चलते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, ये तो हमने शीर्ष देखा, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ये तो हमने किसकी बात कर ली? शीर्ष की बात कर ली। अब शीर्ष जो है एक पतली सी गर्दन में खुल रहा है, ये तो शीर्ष था, जिसमें आगे एक्रोसोम, पीछे अगुणित केंद्रक। ठीक है, अब एक पतली सी क्या है ये? सोचिए, ये कौन है? ग्रीवा है। कौन है? ग्रीवा। अब बेटा ग्रीवा, जिसको हम इंग्लिश में नेक बोलते हैं, और यहां पर शीर्ष को हम हेड बोलते हैं। ठीक है, नेक जो है, ये गर्दन जो है शुक्राणु की, इसमें क्या मिल रहे हैं बेटा? इसमें ध्यान से देखना, दो बिंदु दिख रहे हैं आपको बेटा। ये जो दो बिंदु हैं, ये हैं कौन? तारक। कौन है बेटा ये? तारक। मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, तारक केंद्र। कौन है बच्चों? ये तारक केंद्र। ये जो दो बिंदु मैंने दिखाए हैं यहां पर, ये हैं बेटा जी तारक केंद्र। ठीक है, अब जो दो तारक केंद्र, जरा सोचिए, इन दो तारक केंद्र में से एक तारक केंद्र केंद्रक के पास है, ये वाला केंद्रक के पास है, और दूसरा वाला केंद्रक से दूर है। दूर मतलब एक तो केंद्रक के पास है और दूसरा केंद्रक के पास नहीं है। जो केंद्रक के पास है वो क्या कहलाता है? समीपस्थ। क्या कहलाता है? समीपस्थ। और जो तारक केंद्र दूर है वो क्या कहलाता है? दूरस्थ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, ये वाला कौन सा है? दूरस्थ है, और ये वाला कौन सा है? समीपस्थ है। ठीक है, अब साहब इनका कार्य क्या है? पूछेंगे ना सर, इनका कार्य क्या होता है ना? तो बेटा जी याद रखना, भूल मत जाना, अगर 11th क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो याद करिए, एक कोशिका में, याद करिए, कोशिका विभाजन चैप्टर अगर पढ़ा होगा, एक कोशिका में जब विभाजन होता था तो वहां पर गुणसूत्र इस तरीके से लग जाते थे, याद आ रहा है? और ध्रुवों पर क्या मिलते थे? तारक केंद्र, जिनसे कुछ तंतु निकलते थे, जिनका काम होता था इन गुणसूत्रों को तोड़ना या अलग करना, जिनसे ये धागे निकलते थे, जिनका नाम होता था तारक। क्या होता था? ये धागे जो निकलते थे क्या कहलाते थे? तरकु तंतु। और ये कौन होता था? तारक केंद्र। तो जरा सोचिए, तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में हेल्प करना। बस इतनी सी बात समझ में आती है। तारक केंद्र, अच्छा इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है, अब दो थे, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। अब आप बोलेंगे क्या ये कोशिका विभाजन में सहायता करेंगे? रुको रुको, ये जो दूरस्थ वाला है ना, दूरस्थ वाला, ये वाला, ये एक तंतु निकाल रहा है। क्या बोला? ये जो दूरस्थ वाला था ना, इसने एक तंतु निकाला है, और इस तंतु को, इस दूरस्थ वाले ने एक तंतु निकाला है जिसका नाम है अक्षीय तंतु, जो इसकी शुक्राणु की अक्ष से होता हुआ जा रहा है। कौन? ये अक्षीय तंतु। सिंपल सा था। अब जरा सोचिए, अक्षीय तंतु क्या कर रहा है? जरा सोचिए, दिमाग लगाए। मेरा कंकाल कौन बना रहा है? जरा सोचिए, मेरे अंदर अगर हड्डियां नहीं होती तो क्या मैं खड़ा रहता? नहीं। मेरा कंकाल कौन बना रहा है? हड्डियां बना रही है। उसी तरीके से शुक्राणु का कंकाल जो है वो कौन बना रहा है? ये तंतु, जो इसके अक्ष से होता हुआ गुजर रहा है। अब इस तंतु के चारों तरफ क्या मिलने वाला है? ध्यान से सुनना बेटा, ये हमने तारक केंद्र देखे जो कहां पर मिल रहे थे? ग्रीवा में, जिसमें हमने दूरस्थ का कार्य तो देख लिया। दूरस्थ तारक केंद्र जो था वो क्या बना रहा है? एक तंतु बना रहा है जिसका नाम है क्या? अक्षीय तंतु। जो अक्षीय तंतु क्या बना रहा है? कंकाल बना रहा है। किसका? शुक्राणु का। ये तो समझ में आ गया। ये समीपस्थ क्या कर रहा है? अभी थोड़ी देर रुकना, बताऊंगा। रुकना, अभी 1 सेकंड रुकना। हाँ जी, अब इसके बाद ये हमारा ग्रीवा हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है मध्य खंड। कौन आ रहा है बेटा जी? मध्य खंड, जिसको हम मिडल पीस बोलते हैं इंग्लिश में।
अब देखिए कहां पर है मध्यखंड, ये देखिए ये है मध्यखंड यहां तक, ठीक है। अब इस मध्यखंड में क्या मिल रहा है, ध्यान से सुनना, इस मध्यखंड में बच्चे मिल रहे हैं सूत्र कणिकाएं। कौन मिल रही है, ये सूत्र कणिका। सूत्र कणिका तो जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके चारों तरफ मिल रही हैं, ये भी जरा सोचिए। क्या ये इस अक्षीय तंतु के चारों ओर मिल रही हैं, दिमाग लगाएं। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों ओर मिल रही, ठीक है। और कैसे मिल रही हैं जरा सोचिए, कुंडलित, जरा सोचिए। ये मान लो अक्षीय तंतु है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे 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 इस तरीके से इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ क्या है, कुंडलित है। कौन बेटा जी, ये कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहां पर मिल रही है, इस मध्यखंड में। तो आपसे कोई पूछेगा मध्यखंड में क्या मिल रहा है, आप सीधा सीधा बोलेंगे सर मध्यखंड में मिलती है क्या, सूत्र कणिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं थोड़ा सा, जो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम ऊर्जा का ग्रह बोलते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या उत्पन्न करेगा, एनर्जी, ऊर्जा। अब जरा सोचिए, शुक्राणु है, इनको स्विमिंग करनी है, इनको तैरना है, किसमें, शुक्रिय प्लाज्मा में। तैरने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और वो ऊर्जा कौन उत्पन्न करेंगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना, शुक्राणु को चलने के लिए, शुक्राणु को गति करने के लिए, शुक्राणु को गमन करने के लिए, शुक्राणु को तैरने के लिए, किसमें, शुक्रिय प्लाज्मा में करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो ऊर्जा कौन उत्पन्न कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहां मिल रहे हैं, याद रखना मध्य खंड में। किसके चारों तरफ कुंडलित हैं, हम बोलेंगे अक्षीय तंतु के चारों तरफ कुंडलित हैं। और इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ ये कुंडलित रूप से मिल रहे हैं, कुंडलित रूप से मिल रहे हैं बेटा जी, याद रखना। कौन बेटा, भूल नहीं जाना है आपने, कौन बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके, इस अक्षीय तंतु, जो किसने निकाला था, दूरस्थ तारक केंद्र ने, ये वाला दूरस्थ तारक केंद्र। खत्म। अब आखिरी जो चीज है वो है, बस आखिरी क्या, पूंछ, टेल, ठीक है। अब जरा सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा तो उत्पन्न कर दी ना। अब उस ऊर्जा का उपयोग करके ये तैरेंगे, तो तैरने के लिए कुछ धागे नुमा कुछ तंतु चाहिए या नहीं चाहिए, जो इनको तैरने के लिए उत्तरदायी होगा, जो फुर्र करके इनको आगे लेकर जाएगा। तो वो संरचना क्या कहलाती है बेटा जी, ध्यान से सुनना। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, पूंछ। तो ये है कौन, पूंछ, जिसमें कुछ ऐसा याद रखने के वाली चीज नहीं है, सिर्फ इतना सा कि पूंछ एक लंबी सी तंतु रूपी संरचना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा जो उत्पन्न की जाएगी उसका उपयोग करके शुक्राणु को आगे की तरफ गति कराती है, कौन, पूंछ, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर पढ़ने वाली है, क्या, देखिए इस पूंछ में अक्षीय तंतु है या नहीं है। देखिए इस डायग्राम में, क्या इस पूंछ में अक्षीय तंतु है, हाँ है। क्या वही अक्षीय तंतु पूंछ से बाहर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो, दिख रहा है ना, ये अक्षीय तंतु था ना, क्या ये पूंछ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ध्यान से सुनना, अक्षीय तंतु का वो भाग जो पूंछ में मिलता है उसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, मुख्य खंड। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, वापस से सुनना। क्या बोला, ये अक्षीय तंतु आ रहा था, मध्य खंड से होता हुआ पूंछ में आया। पूंछ में अक्षीय तंतु का वो भाग जो पूंछ के अंदर है क्या कहला रहा है, मुख्य खंड, ठीक है। जबकि यही अक्षीय तंतु, यही मुख्य खंड जब पूंछ से बाहर निकल जा रहा है ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अंत्य खंड, ठीक है।
अगर याद रख सकें तो रख लेना, नहीं याद हो तो इस डायग्राम को जरूर याद रखना, ठीक है। तो इस डायग्राम में सिंपल सी चीजें हमने पढ़ी हैं भैया। यहां पर शुक्राणु में 4 भाग थे, जल्दी से फटाफट वापस से जल्दी से सुनिएगा। 4 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला शीर्ष, जिसमें 2 चीज, कौन? अगुणित केंद्रक, और उसके ऊपर टोपी नुमा संरचना, कौन? अग्रपिंडक। अग्रपिंडक मैंने आपको बताया क्या था? एक्रोसोम, जिसके अंदर है पाचनीय एंजाइम। ये एक प्रकार का लाइसोसोम है, जिसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है, ये मैंने आपको बताया। अब इस अग्रपिंडक का कार्य क्या था? हमने बोला इसके अंदर ये जो पाचनीय एंजाइम है, ये सहायता करेंगे निषेचन के समय। ये इसके अंदर जो एंजाइम है, ये अंडाणु की झिल्लियों को भेदेंगे। ये हमने बात करी, ठीक है। फिर हमने बात करी साहब यहां पर कि ये जो शुक्राणु है, इसका दूसरा भाग था ग्रीवा। इस ग्रीवा में 2 तारक केंद्र मिल रहे हैं। तारक केंद्र जो 2 हैं, एक समीपस्थ, एक दूरस्थ। एक समीप है किसके? केंद्रक है। एक थोड़ा सा दूर है किससे? केंद्रक से। जो दूरस्थ था उसने अपना कार्य कर दिया, एक तंतु निकाल दिया जो पूरे शुक्राणु से होता हुआ जा रहा है, एक अक्ष बना रहा है, एक एक्सिस बना रहा है। एक तंतु जो है, जो अक्ष बना रहा है, कंकाल बना रहा है, किसका? हमारे शुक्राणु का। अब ये तो कार्य हो गया किसका? दूरस्थ तारक केंद्र का, अक्षीय तंतु बना दिया। फिर उसके बाद हमने बात करी, उसके बाद तीसरा भाग था मध्यखंड, जिसे मिडिल पीस बोला, जिसके अंदर मिल रही है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। वो इस मध्य खंड के अंदर इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ कुंडलित है, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल ये चौथा भाग करेगा, पूंछ। ये पूंछ एक लंबी सी तंतु में संरचना है, जो ऊर्जा का इस्तेमाल करके शुक्राणु की गति कराएगा। ये हमने बात कर ली है। इसके अंदर जो अक्षीय तंतु था, उसका नाम है मुख्य खंड। इसके बाहर, पूंछ के बाहर जो आवृत नहीं है अक्षीय खंड, जिसके ऊपर आवरण नहीं है, वो क्या कहला रहा है? अंत्य खंड। ये हमने बात करी। अब फाइनली आपका प्रश्न होएगा, सर इसका कार्य क्या था? बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि तारक केंद्र का कार्य मुख्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो आप सोचेंगे सर शुक्राणु के विभाजन में सहायता कर रहा है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर क्या? इधर देखना, ध्यान से सुनना, कुछ चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। बेटा अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु, ध्यान से सुनना, अंडाणु मादा युग्मक जो होता है, अगुणित होता है, और उसके अंदर तारक केंद्र नहीं होता। तारक केंद्र नहीं होता है। कौन नहीं होता? तारक